महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत पर काबिज लीडरान के बयान सामने आने लगे हैं। सराय के मुताबिक हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 लीडर ने मराठा रिजर्वेशन मुद्दे पर रियासती सरकार के रुख पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इन 2 लीडरान में मरकजी वजीर नारायण राणे हैं और दूसरे का नाम दीगर पासमानदा तबकात के लीडर छगन भुजबल, जो महाराष्ट्र कैबिनेट में वजीर भी हैं। दोनों ने मराठों को ओबीसी की तरह फायदा देने की एकनाथ शिंदे सरकार के फैसले की मुखालफत की है। भुजबल एनसीपी के अजीत पवार गुट का हिस्सा है, जिसने पिछले साल शिवसेना पार्टी में भाजपा के हुक्मरान जमात के साथ इत्तेहाद किया था। मराठा रिजर्वेशन पर महाराष्ट्र के वजीर छगन भुजबल ने कहा कि मैं पिछले 35 साल से ओबीसी के लिए काम कर रहा हूं। आज मराठा ओबीसी में शामिल हैं, कल पटेल, जाट, गुर्जर भी शामिल होंगे। भुजबल ने कहा कि हम हर तरह उस तरीके से लड़ेंगे जिसकी जमहूरियत में उम्मीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा पिछड़े नहीं, लेकिन उन्हें बैकडोर एंट्री के जरिए ओबीसी में शामिल किया जा रहा है। इससे असर ओबीसी रिजर्वेशन पर पड़ रहा है। वाज़ेह हो कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मराठा रिजर्वेशन को लेकर चल रहे आंदोलन को खत्म कराया था। इसके लिए सरकार को काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा था। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र रिजर्वेशन का मुद्दा फिलहाल हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहां महाराष्ट्र सरकार ने मराठा रिजर्वेशन खत्म कराने की पहल की थी, बातचीत कर अनशन को खत्म कराने की कोशिश एकनाथ शिंदे ने खुद की थी, वहीं अब उन्हीं की सरकार में मुखालफत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जाने ओबीसी को खत्म किया जा रहा है। ये जो है मराठा समाज को, जो 4 आयोग ने कहा कि ये पिछड़े नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पिछड़े नहीं है, उनको बैकडोर एंट्री से सारे लोगों को जो घुसाया जा रहा है ओबीसी में, इससे ओबीसी का आरक्षण मारा जा रहा है। मैं कैबिनेट में रिफ्ट है कि मुझे मालूम नहीं, मगर मैं ओबीसी का काम जो है गए 35 साल से कर रहा हूँ। सिर्फ राज्य में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे सारे देश में कर रहा हूँ। और मैं ओबीसी का जो है ये लड़ाई जो है लड़के रहूंगा, क्योंकि ओबीसी में जो है कल यहाँ मराठा में जो है आपने घुसाया ओबीसी में, कल पटेल समाज को जो है गुजरात में घुसाएंगे, फिर जाट जो है वो भी सीधे सीधे ओबीसी में आ सकते हैं, गुजर भी सीधे सीधे ओबीसी में आ जाए, आंध्र के कापूस, जो बड़े बड़े जो समाज है, तगड़े समाज है, सारे देश में जो है इसी रास्ते चलकर जो है ओबीसी में आएंगे। फिर क्या करेंगे सर? आप करेंगे ना। देखिए भाई, लोकशाही तंत्र में जो जो अपेक्षित है वो लड़ाई हम के रास्ते में है, हाई कोर्ट में है, जगह जगह जो भी रास्ता जो लोकशाही में जो है द्वारा जो हमको अपेक्षित है हम कर सकें। तो महाराष्ट्र के अंदर मराठा रिजर्वेशन की आग फिलहाल बुझती हुई नजर नहीं आ रही। लगातार सवाल जवाब इस पर किए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल सारदा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सौरभ दुबे इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है सलाम टीवी पर। सबसे पहले प्रफुल्ल जी, आप ही से रिएक्शन लेते हैं। कैसे समझते हैं मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा जो हल होता हुआ दिखाई दे रहा था, फिलहाल उसी को लेकर मुखालफत यहाँ पर सरकार को झेलनी पड़ रही है और वो भी अपने ही खेमे में? हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी कि मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो इतने सालों से क्यों चलता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मराठा वर्ग जो है वो कई सालों से अपने न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा है और जिस हिसाब से उन्हें लगा कि चाहे एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे और भी कई चीजें हो जहाँ पे उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, वैसे वो नहीं मिल रही है, तो उन्होंने एक शांतिपूर्ण तरीके से पूरे महाराष्ट्र में पिछले साल भी और कोविड के समय पे भी ये जो है शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब पूरे देश दुनिया के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा, वैसा आंदोलन ने करके दिखाया। कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को पकड़ के रखा, जिस तरह से अपनी डिमांड आगे रखी और उसके बाद सिर्फ आगे नहीं रखी बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी किया। हो सकता है कि कई नेताओं के बयान हो कि जिसमें उन्हें लगता हो कि किसी विशिष्ट वर्ग का आरक्षण जो है वो चला जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन हमें वो भी समझना पड़ेगा कि ओपन कैटेगरी में होने का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके बेसिक राइट से दूर रखा जाए। और यही इसका एक मिडवे ये था कि मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ सका। तूल पकड़ने के बाद वो ऐसी स्टेज पे आ गया जहाँ पे सरकार को किसी भी हाल में निर्णय लेना पड़ा। तो अभी तक जिस सबसे निर्णय हुआ है वो केवल शिक्षण के लिए, यानी कि दैट इज इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में आपको प्रायोरिटी मिलेगी और मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ गलत है। देखिए 90% आने वाले स्टूडेंट को अगर एडमिशन नहीं मिलता है उसके चॉइस के कॉलेज में जस्ट बिकॉज ही इज मराठा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद घटना है। प्लस अगर उसकी
कैपेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी अच्छे कॉलेज की फीस भी बियर कर सके, तो उसको अगर उसमें उसको कंसेशन मिलता है तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत बात है। इस पे सियासत हो रही है, ये बहुत गलत है। छगन भुजबल जैसे नेता जो कोर्ट की तरफ से कन्विक्टेड पाए गए, गिल्टी पाए गए, जेल जा चुके हैं, और आज अगर वो मराठा आरक्षण के मुद्दे पे अपने विचार देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सीधी सीधी बात है। देखिए, आप एक पार्टी के नेता हो, अजीत पवार ग्रुप के एनसीपी के नेता हो, आप बीजेपी के नेता नहीं हो, आप शिवसेना के नेता नहीं हो, आपकी वैयक्तिक भूमिका कुछ भी हो सकती है, लेकिन पहले आप आपके दाग साफ कीजिए। आप जो है जेल जा चुके हैं, तो बाकी सब नेता नहीं बोल रहे, तो ये नेता जो होते हैं जिन्हें पूरे इंडिया में अटेंशन चाहिए होता है, तो छगन भुजबल एक वैसे नेता है जब उनके पास कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है तो हर विषय में अपना मत मांगते हैं। लेकिन मराठा रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जहां पे पूरी देश दुनिया इस समाज के पास देख रही है और ये भी समझ रही है कि आंदोलन जो है वो कैसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी तक ये मुद्दा चल रहा है और जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि अभी तक कोर्ट के फैसले भी आने बाकी है। ये मुद्दा कोर्ट में जाएगा, वहां पे विचार विमर्श होगा, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये पूर्ण मुद्दा किया जाएगा। लेकिन एजुकेशन के फील्ड में अगर मराठाओं का आरक्षण मिलता है तो उसका पूर्ण तरीके से स्वागत। बिल्कुल ठीक है। सौरभ जी से भी रिएक्शन लेते हैं इस पर, क्योंकि अपना अपना तर्क रखा जा रहा है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन की अगर बात की जाएगी, जो दूसरे तबके हैं वो भी रिजर्वेशन की मांग करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, और वहां से लेकर यहाँ तक का जो सफर है, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी जो ये आग मराठा रिजर्वेशन के महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। बिल्कुल देखिए, जब इस देश की जो है समस्या यही है कि इस देश के साथ जो है जाति और आरक्षण जो दो चीजें अलग अलग हैं, और वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो है महत्वपूर्ण तरीके से जो है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या अन्य जो सामाजिक क्षेत्र हैं, वो हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मराठा को आरक्षण की बात कही गई, देखिए एक लंबे समय से मराठा के लोग जो है वो आंदोलन कर रहे थे अपने आरक्षण के लिए। और सिर्फ वही नहीं, देश में अन्य प्रदेशों के अंदर भी कई जातियों के लोग ऐसे हैं जो आरक्षण की मांग करते हैं। अब हमें ये समझना चाहिए कि जब आरक्षण के भीमराव अम्बेडकर जी ने एक व्यवस्था बनाई थी कि आरक्षण जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े लोग हैं उनको समाज में उत्थान के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसके बाद जो मंडल कमीशन अब आने के बाद जो है, जो हमने ओबीसी के अंदर जो है वो आरक्षण की व्यवस्था बनाई, तो आज हमें वो ये चीजें जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं को छोड़ करके कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाओं पर इस बात को छोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई कमेटी गठित करनी चाहिए कि क्या आरक्षण पे आरक्षण ये कब तक जारी रहेगा। अगर मंडल कमीशन के निर्णय के बाद आरक्षण से कोई लाभ मिला लोगों को तो ठीक है, और नहीं मिला तो उसका निष्कर्ष क्या है, और अगर नहीं मिला तो आगे की व्यवस्था क्या हो सकती है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, देखिए जब तक आप समाज के अंदर से इस आरक्षण की व्यवस्था को देने की बजाय अगर आप देते जाएंगे तो निश्चित रूप से सभी लोग मांग करेंगे इसकी। भाई आप आज कहीं ब्राह्मण या राजपूत ये जो एक वर्ग बचा हुआ है जिसके अंदर अभी 10% का ईवीएस आरक्षण बढ़ाया गया है, व्यवस्था दी गई है, तो वो आरक्षण की मांग जो है वो आगे चल करके और ज्यादा होती जाएगी, कम नहीं होगी। तो इस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी जो सरकार ने एक महाराष्ट्र में आरक्षण दिया है उस पर, उसको देने के बाद एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसमें जो है, देखिए चुनाव के चलते ना राजनीतिक पार्टियां जो है ज्यादा दखलंदाजी कर नहीं पाती, क्योंकि ये सच मैंने कहा ना, जाति के आधार पर वोट करते हैं लोग जो है, तो वो राजनीतिक पार्टियों के लिए जो एक व्यवस्था बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट को एक बार स्वयं संज्ञान में लेते हुए कोई एक ऐसी कमेटी गठित करनी चाहिए कि राज्य में जिस प्रकार से लोग अगर आरक्षण की मांग करते हैं या उसके लिए आंदोलन करते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसपे देश का हर नागरिक विश्वास करता है, और देश के हर नागरिक को उसकी आज्ञा का पालन करना ये उनका कर्तव्य भी है, और वो उसको निर्वहन में तैयार भी रहेगा। तो जहां तक अभी बात हो रही है कि जो नारायण राणे जी का बयान है या अन्य लोगों का बयान है, ये देखिए सत्ता में रहते हुए ऐसा बयान देना ये एक राजनीति के तहत तो हो सकता है कि भैया आपने बयान किया, लेकिन जो मराठा इतने वर्षों से आरक्षण के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, बिना प्यास पानी पिए वो आंदोलन कर रहे हैं,
उसकी जो परमानेंट जो सोल्यूशन है वो कैसे निकलेगा? आज तो आपने आरक्षण दे दिया, कल एक दूसरा समाज भी किसी राज्य में उठ करके बैठ जाएगा, तीसरा समाज भी राज्य में उठ करके बैठेगा। तो इस पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो है इस समस्या का समाधान कर ही नहीं सकती। इस पर सिर्फ और सिर्फ देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, वही कोई कमेटी बनाएगी, तब जाकर के हम लगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो है अन्य पार्टी के भी जो जिस प्रकार से अभी प्रवक्ता कह रहे थे, पहले जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जिन लोगों के ऊपर खुद ही इस तरह के आरोप लगे हों, जो इस तरह के व्यक्ति हों, उनको ऐसी चीजों पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पार्टी को पार्टी का बयान देना चाहिए, आधिकारिक बयान क्या है, तो उस पर तो एक बात समझ में आती है। या अब अगर किसी गठबंधन की सरकार है आपकी महाराष्ट्र के अंदर, तो जो वहां पर जिसकी सरकार है, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, उनको जो है वो अपना बयान दे, जिसको कि माना जाएगा कि हाँ ये जो है ये इस बयान को सरकार पालन करेगी, और इस बयान के माध्यम से जो है वो जनता के बीच में भी विवाद नहीं होगा, और अगर कोर्ट में कल जाना पड़े तो वहां पर भी कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग विवादित बयान दे देते हैं या कुछ लोग अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, उनको मंचों पर ऐसी बात रखने से बचना चाहिए, और बजाय कि इसको पार्टी के अंदरूनी तौर पे एक मीटिंग करनी चाहिए। आपको कोई आपत्ति है किसी को आरक्षण देने से, तो आप अपने जो है सहयोगी दल को बुलाइए, या आप जिनके साथ सत्ता में है उनसे आप बातचीत करिए, अंदरूनी तौर पे इसको सुलझाइए। बिल्कुल इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही एक सवाल बनता हुआ नजर आता है। प्रफुल्ल सरदार जी, क्योंकि उनकी ओर से कहा जा रहा है कि मुसलसल ओबीसी तबके के लिए काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा जो है वो ओबीसी में शामिल नहीं किया जा सकता, इस तरह के जो तर्क थे वो भी सामने आए, लेकिन बैकडोर से उन्हें एंट्री दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो अंदर खाने की मुखालफत है। पार्टी की अंदरूनी कलह जो है उसको अगर अंदर खाने ही बात करके सॉल्व किया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सवाल उठाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, छगन भुजबल जो है ना वो अपना ग्राउंड बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन एक हक की लड़ाई है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इसके बारे में जो बेतुकी जो बयानबाजी हो रही है उससे बचना चाहिए। अगर आपने वहां पे देखा हो तो वहां पे मंच पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद थे, उनके साथ में और भी कई नेता थे, सीनियर मिनिस्टर थे, और उन लोगों ने अगर किसी विशेष प्रकार से निर्णय लेके अगर वहां पे जाके उन्होंने अपना कोई स्टेटमेंट रिलीज किया होगा तो वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब उस स्टेटमेंट को काटने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर लीडर अगर वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है तो ये केवल अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति की जमीन बचाने के लिए की गई हरकत है। और सीनियर लीडर छगन भुजबल ने सीनियर लीडर को ये शोभा नहीं देता, ये पहली चीज। दूसरी चीज, छगन भुजबल ने इससे पहले यानी कि जब बाला साहब ठाकरे जब थे, तो उस समय पे भी मंडल कमीशन के निर्णय को जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने अपोज किया था, तो उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी और वो एलसीपी में ज्वाइन हुए थे, यानी कि राष्ट्रवादी में ज्वाइन हुए थे। पिछले 35 सालों में उनकी वजह से कितने ओबीसीओ को फायदा हुआ, यानी कि कितने ओबीसीओ को उनका फायदा हुआ, ये आज वो बता दे, पूरे समाज को बता दे, तो हमें पता चलेगा। लेकिन क्या ये केवल छगन भुजबल ने केवल अपना विकास किया है, अपने पैसे जमा किए हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खड़ी कर ली, लेकिन एक ओबीसी इंसान को उन्होंने जो है उनका न्याय नहीं दिलाया। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि ये सब बातें जब तक होती रहेगी तब तक किसी भी एक विशेष वर्ग को न्याय नहीं मिलेगा। अब मुद्दा यह है कि क्या रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसका हक छीना जाएगा, किसे हक नहीं। अगर आप मुझे पूछे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए, चाहे फिर वो इंसान किसी भी समाज से, किसी भी वर्ग से, किसी भी तबके से आता हो, किसी भी कास्ट हो, कम्युनिटी का हो। अगर उसकी स्पेसिफिक इनकम ग्रुप अगर उसको डे टू डे इसके लिए सर्वाइव नहीं कर पाता है तो उसे उसका लाभ मिलना चाहिए। देखिए, मुद्दा क्या है कि आज कोई भी इंसान जो है अपनी बेसिक 3 जरूरतें आज भी ढूंढ रहा है, जिसमें फूड, शेल्टर और क्लोथ आ रहा है, लेकिन एजुकेशन